हेलो बच्चों, अजय तिवारी एकेडमी में एक बार आपका फिर से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम 10th स्टैंडर्ड का जो स्टेट बोर्ड ने एक क्वेश्चनियर भेजा था उसके 1 मार्क्स के क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो उन्होंने भेजे थे, उसके यहाँ पे कुछ हम क्वेश्चन ले रहे हैं और उसके आंसर को हम यहाँ पे आपको बताएंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन था, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए टू एमआरएनए इज कॉल्ड। तो ये क्या कहलाता है? ये ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। सिमिलरिटीज इन इनिशियल स्टेज इंडिकेट द डैश एविडेंस। इनिशियल स्टेज पे जो सिमिलरिटी इंडिकेट करता है वो कौन सा कहलाता है? वो कहलाता है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है ना? जो डेवलप इनिशियल स्टेज पे जो डेवलपमेंट हमें सिमिलरिटी दिखाता है वो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस होता है। फिर कह रहा है डैश इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन बींग्स। इसमें देखिए विजडम टीथ, ईयर मसल्स, बॉडी हेयर्स, तो ये सारे के सारे क्या है? ऑल ऑफ द एबव्स। ये सभी वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं ह्यूमन बॉडी में, चाहे वो विजडम टीथ हो, ईयर मसल्स हो, बॉडी हेयर्स हो। फिर यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा कह रहा है कि प्रोटीन लोकेटेड इन बोन्स। जो प्रोटीन लोकेटेड इन बोन्स वो किस फॉर्म में प्रोटीन लोकेट होती है? कौन सी प्रोटीन बोन्स में होती है? वो क्या है? ओसिन। कौन सी प्रोटीन हमारे बोन्स में होती है? वो होती है ओसिन। Which of the following vitamins is necessary for synthesis of NADH2? NADH2 के लिए कौन सी विटामिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है? तो यहाँ पे होती है विटामिन B3। कौन सी प्रोटीन इंपॉर्टेंट होती है? विटामिन B3। और आपके जो बुक में दे रखा है वो विटामिन B5 दे रखा है, जो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, और वो गलत ऑप्शन दे रखा है विटामिन B5। यहाँ पे विटामिन B3 जिसको नियासिन भी कहते हैं वो जरूरी होता है NADH2 के लिए। 6th क्वेश्चन कह रहा है कि डैश सेल डिवाइड बाय माइटोसिस। माइटोसिस से कौन सा सेल डिवाइड होता है? तो कौन से सेल डिवाइड होते हैं? एक तो होता है सोमैटिक सेल, माइटोसिस से डिवाइड होते हैं, और दूसरा होते हैं स्टेम सेल, माइटोसिस से डिवाइड होते हैं। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा बोथ ए एंड सी। बोथ ए एंड सी जो होते हैं, स्टेम सेल एंड सोमैटिक सेल, ये डिवाइड कैसे होते हैं? माइटोसिस से होते हैं। तो जो हमारा आंसर है वो क्या आ जाएगा? बोथ ए एंड सी। द फर्स्ट स्टेप ऑफ कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का जो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है? प्रोफेज स्टेप होता है। कौन सा स्टेज होता है? प्रोफेज स्टेज होता है कैरियोकाइनेसिस का। 8वां क्वेश्चन कह रहा है डैश इज नॉट अ पार्ट ऑफ माइटोसिस। इसमें कौन सी चीज ये माइटोसिस का पार्ट नहीं है? तो देखिए एनाफेज, डिप्लेटिन, प्रोफेज, साइटोकाइनेसिस। तो जो डिप्लेटिन है वो माइटोसिस का पार्ट नहीं होता है। डिप्लेटिन जो होता है वो माइटोसिस का पार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन हम लेते हैं। यहाँ पे 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है? वी गेट डैश एनर्जी फ्रॉम लिपिड्स। लिपिड से हमें कितनी एनर्जी मिलती है? तो लिपिड से बच्चों हमें 9 कैलोरी पर ग्राम हमें एनर्जी मिलती है। किससे? लिपिड से। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, 9 कैलोरी पर ग्राम। 10th क्वेश्चन कह रहा है कि इन ह्यूमन देयर आर डैश पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ह्यूमन में कितने पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं? तो 23 पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं। ह्यूमन बीइंग में कितने पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम ह्यूमन बीइंग्स में पाए जाते हैं। 11th क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वो कौन सा ऐसा है जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है? तो मल्टीसेलुलर में फ्रेगमेंटेशन भी होता है, रिजेनरेशन भी होता है, बर्डिंग होता है। सिर्फ बाइनरी फिजन जो होता है वो यूनिसेलुलर एनिमल्स में ही होता है। तो बाइनरी फिजन, ये डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 12 कह रहा है फाइंड द ऑड मैन आउट। इसमें से एक ऑड मैन आउट है, तो स्टिग्मा, एंथर, स्टाइल, ओवरी।
स्टिग्मा, एंथर, स्टाइल और ओवरी। तो ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा ये तीनों फीमेल पार्ट होते हैं और ये मेल पार्ट होता है फ्लावर का। तो ये जो होता है हमारा एंथर, ऑड मैन आउट हो जाएगा। 13 क्वेश्चन कह रहा है एट द टाइम ऑफ बर्थ देयर आर डैश oocytes इन ओवरी ऑफ अ फीमेल फीटस। फीमेल फीटस की ओवरी में कितने oocytes होते हैं? तो ये कितने होते हैं बच्चों? 2 to 4 मिलियन होते हैं। कितने होते हैं? 2 to 4 मिलियन oocytes होते हैं एक नवजात बच्चे के ओवरी में। 14 क्वेश्चन कह रहा है डैश मॉडर्न रेमेडियल टेक्निक इज यूज इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इन इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो इन यूटेरस। अगर यूटेरस में एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है तो कौन सी मॉडर्न टेक्निक हम यूज करते हैं? तो आजकल जो सबसे ज्यादा मॉडर्न टेक्निक यूज हो रहा है वो क्या है? सेरोगेसी। सेरोगेसी ये हो रहा है मॉडर्न टेक्निक में। जिन माँ के एम्ब्रियो जो होते हैं उनके यूटेरस में इम्प्लांट नहीं होते हैं, उनके लिए सरोगेसी वाला ये प्रोसेस होता है। 15 क्वेश्चन कह रहा है इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो ऑकर्स इन। जो एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होता है वो कहां पे ऑकर होता है? तो इम्प्लांटेशन कहां पे ऑकर होता है? यूटेरस में। जो एम्ब्रियो होते हैं वो कहां इम्प्लांट होते हैं? तो ये यूटेरस में वो इम्प्लांट होते हैं। 16 क्वेश्चन कह रहा है इन ह्यूमन स्पर्म प्रोडक्शन ऑकर्स इन द ऑर्गन। किस ऑर्गन में स्पर्म प्रोडक्शन ऑकर होता है? तो ह्यूमन में के टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। ह्यूमन के टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। 17 क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेग्नेंट मदर सप्लाइड नरिशमेंट टू हर फीटस थ्रू यूटेरस, प्लेसेंटा, ओवरी एंड ओविडक्ट। तो प्लेसेंटा जो कॉर्ड होता है उसका, तो प्लेसेंटा जो होते हैं उनके यूटेरस में, उन्हीं से वो अपने नवजात को, फीटस को वो भोजन प्रोवाइड करती है माँ। 18 क्वेश्चन है कि ट्विंस आर फ्रॉम अ सिंगल एम्ब्रियो। जो कौन से जो ट्विंस हैं वो सिंगल एम्ब्रियो से, तो सिंगल है मतलब मोनोजाइगोटिक वो ट्विंस होते हैं जो कि सिंगल एम्ब्रियो से वो बनते हैं। 19 क्वेश्चन कह रहा है कि पॉलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड बाय डैश डिवीजन इन लॉक्यूल्स एंड थर। पॉलन ग्रेन्स कौन से डिवीजन से लॉक्यूल्स में होते हैं? तो पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो कैसे डिवाइड होते हैं? वो बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। वो मियोसिस के द्वारा वो डिवाइड होते हैं। 20th क्वेश्चन कह रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर बाय डैश सेल डिवीजन। तो एसेक्सुअल डिवीजन जो होते हैं वो माइटोटिक डिवीजन होते हैं। एसेक्सुअल डिवीजन वो कैसे डिवीजन होते हैं? माइटोटिक डिवीजन होते हैं। 21वां क्वेश्चन 21st क्वेश्चन कह रहा है दिस मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सीन इन पैरामीशियम। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, सिंपल बाइनरी। तो जो हमारा पैरामीशियम, हमारा जो पैरामीशियम होता है वो क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। पैरामीशियम में ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन पाए जाते हैं। कैसे बाइनरी फिजन होते हैं? ये ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन ये पाए जाते हैं पैरामीशियम में। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन यूग्लिना में पाए जाते हैं। ठीक है ना। फिर 22nd क्वेश्चन क्या होता है कि इन मियोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम्स। मियोसिस में जो प्रोसेस होता है मियोसिस में, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने रह जाते हैं? वो हाफ रह जाते हैं। मियोसिस सेल डिवीजन के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। 23rd क्वेश्चन कह रहा है कि जनरली एवरी मंथ डैश ओवम ए रिलीज इन द एब्डोमिनल कैविटी अल्टरनेट फ्रॉम ईच ओवरी। तो हर महीने में कितने ओवम रिलीज होते हैं? तो सिर्फ एक ओवम रिलीज होते हैं। वन एंड ओनली वन ओवम रिलीज होते हैं। 24th कह रहा है डैश इज प्रेजेंट इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में कौन से चीज प्रेजेंट होते हैं? तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो होते हैं या तो उसमें एंड्रोशियम होते हैं या तो फिर गायनेशियम होते हैं। या तो एंड्रोशियम होते हैं या तो फिर गायनेशियम होते हैं यूनिसेलुलर फ्लावर में।
25th क्वेश्चन कह रहा है डैश इज अ केमिकल फैक्टर ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट का केमिकल फैक्टर क्या है? एबायोटिक फैक्टर का केमिकल फैक्टर जो होते हैं वो क्या है? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एबायोटिक फैक्टर के केमिकल फैक्टर होते हैं। 26th क्वेश्चन कह रहा है डैश इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ अबायोटिक कंपोनेंट। इसमें से एबायोटिक कंपोनेंट का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? तो एबायोटिक कंपोनेंट्स का ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होता है वो होता है प्रोटीन। प्रोटीन जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। डैश इज अ रेयर स्पीसीज। इसमें देखिए लेसर फ्लोरिकॉन, टाइगर, जायंट स्क्वायरल, मस्क डियर। तो रेयर स्पीसीज क्या है? मस्क डियर। और एक ऑप्शन जो नहीं दिया है, रेड पांडा भी रेयर स्पीसीज माने जाते हैं इस समय। डैश इज एन इंटरमिनेंट स्पीसीज। इसमें से कौन सा इनडिटर्मिनेंट स्पीसीज कौन सा है? तो वो होता है जायंट स्क्वायरल, बड़ी गिलहरी, शेकरू जिसको बोलते हैं इन महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 29 क्वेश्चन। ऑकरेंस ऑफ डाइवर्सिटी एमंग द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज इज कॉल्ड डैश डाइवर्सिटी। ठीक है, तो जब स्पीसीज में डाइवर्सिटी होता है तो उनको स्पीसीज डाइवर्सिटी कहते हैं। अगर डाइवर्सिटी ऑर्गेनिज्म के एक ही स्पीसीज में होता है तो उसको स्पीसीज डाइवर्सिटी कहते हैं। इन मॉडर्न सिविलाइजेशन डैश हैज बिकम प्राइमरी नीड। आजकल मॉडर्न सिविलाइजेशन, आजकल के सिविलाइजेशन में जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट नीड है वो क्या है? एनर्जी। चाहे वो किस फॉर्म में है, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी, वो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट नीड होती है। मोस्ट इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ। जो अधिकतर जो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हैं वो किसके सिद्धांत पर वो आधारित होते हैं? वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के उस पे वो आधारित होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर वो आधारित होते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखिए यहां पे कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो हमारा सी ऑप्शन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ही बहुत सारे हमारे इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटर वो आधारित होते हैं। 32nd क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज इन्वेंटेड बाय द साइंटिस्ट। किस साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को खोजा था? तो ये सबको मालूम है, माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को खोजा था। 33rd क्या कह रहा है? इन द पावर प्लांट बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एनर्जी डैश इज यूज टू रोटेट द जनरेटर। जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसमें कौन सी चीज जनरेटर को रोटेट करती है? तो उसमें क्या होता है? न्यूक्लियर एनर्जी से हम स्टीम बनाते हैं, तो स्टीम टरबाइन जो होता है वो जनरेटर को रोटेट करता है। स्टीम टरबाइन जनरेटर को रोटेट करता है। 34th क्वेश्चन है व्हेन अ न्यूट्रॉन इज बॉम्बार्ड ऑन एन एटम ऑफ यूरेनियम डैश न्यूट्रॉन्स जनरेटेड इन दिस प्रोसेस। अगर जब उसके एटम पे यूरेनियम के एक न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड किया जाता है तो कितने न्यूट्रॉन फ्री होते हैं? तो 3 न्यूट्रॉन्स फ्री होते हैं। कितने न्यूट्रॉन्स फ्री होते हैं? 3 न्यूट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं। द काइनेटिक एनर्जी इन फ्लोइंग वाटर ड्राइव्स डैश टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, तो वो किस चीज को चलाती है? काइनेटिक एनर्जी जो होती है बहते हुए पानी में, तो सबसे पहले वो टरबाइंस को चलाती है और फिर टरबाइंस जनरेटर को चलाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? टरबाइंस। विंड टरबाइन विद द कैपेसिटी आर कमर्शियली अवेलेबल। जो विंड टरबाइन है इनमें से कौन सी कैपेसिटी की जो है वो कमर्शियली अवेलेबल है? तो 1 किलोवाट टू 7 किलोवाट वाली कैपेसिटी की ये अवेलेबल है। 37 क्वेश्चन कह रहा है कि सोलर फोटोवोल्टिक सेल कंटेंट द सोलर रेडिएशन एनर्जी डायरेक्टली कन्वर्ट सोलर रेडिएशन एनर्जी डायरेक्टली इनटू डैश एनर्जी। तो जो सोलर एनर्जी है वो रेडिएशन एनर्जी को डायरेक्ट वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट कर देती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिलिकॉन सोलर सेल डायमेंशन 1 स्क्वायर सेंटीमीटर जनरेट्स
इलेक्ट्रिक करंट ऑफ अबाउट 30 एम्पियर। वो कितना इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर सकती है? 30 मिली एम्पियर की इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर सकती है। 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिलिकॉन सोलर सेल ऑफ डायमेंशन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जनरेट पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो सिलिकॉन सोलर सेल होता है वो 0.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है। 0.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है। 40th क्वेश्चन है न्यूक्लियर पावर प्लांट न्यूट्रॉन्स आर बम्बार्ड ऑन एटम ऑफ। इन न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो एटम बम्बार्ड की जाती है वो किसके एटम पे की जाती है? वो की जाती है यूरेनियम 236 एटम के न्यूक्लियस पर की जाती है न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग। 41 क्वेश्चन कह रहा है माई बॉडी इज सॉफ्ट एंड स्लिमी हेंस आई एम रेफर्ड एज। तो किस फाइलम के जो एनिमल्स हैं उनकी बॉडी सॉफ्ट एंड स्लिमी होती है? सो सॉफ्ट एंड स्लिमी वाले जो होते हैं वो मोलस्का में आ जाते हैं। सॉफ्ट और स्लिमी किस में आ जाते हैं? मोलस्कन्स होते हैं। 42nd क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हर्माफोडाइट एनिमल्स? डोलियोलम, स्कॉर्पियन, सेंट्रीपीड, कॉकरोच। इसमें से कह रहा है कि कौन सा हर्माफोडाइट। हर्माफोडाइट मतलब कि मेल और फीमेल दोनों एक पर ही है। तो ये डोलियोलम जो होते हैं ये हर्माफोडाइट होते हैं। इसमें मेल फीमेल एक ही एनिमल में ही होते हैं। 43rd क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन रीजनरेट इट्स ब्रोकन बॉडी पार्ट? कौन सा इसमें से है? पिजन है, स्पैरो है, फ्रॉग है। तो स्टार फिश जो होता है अपने बॉडी पार्ट को वो रीजनरेट कर लेता है अगर उसकी बॉडी पार्ट टूट चुकी है तो। 44th क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म ब्लडेड एनिमल? बैट, टॉर्टाइज, वॉल लिजर्ड, क्रोकोडाइल। इनमें से कह रहा है कि वार्म ब्लडेड एनिमल कौन सा है? तो वार्म ब्लडेड एनिमल यहां पे ये क्वेश्चन कौन सा है? 44th। तो ए बैट जो होता है वो वार्म ब्लडेड है। मैमेलियंस है, मैमेलियंस क्या होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं। बाकी सारे कोल्ड ब्लडेड हैं। 45th कह रहा है माई बॉडी इज डैश शेप टू मिनिमाइज द वाटर रेजिस्टेंस। तो माई बॉडी वाटर रेजिस्टेंस को कम से कम करने के लिए मछलियों की बॉडी कैसी हो जाती है? वो स्पिंडल शेप हो जाती है। स्पिंडल शेप जो होती है नौका के आकार की, इसके लिए वाटर को वो रेजिस्ट कर सकती है। डैश एनिमल इज कॉल्ड फ्रेंड ऑफ फार्मर्स। कौन से एनिमल को फार्मर का फ्रेंड कहते हैं? तो अर्थवर्म को कहते हैं। अर्थवर्म को फार्मर का फ्रेंड कहते हैं। 47 क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज अ हार्ड कैल्केरियस सेल? इनमें से किसके पास हार्ड कैल्केरियस सेल होता है? तो बाइवॉल्व जो है एनिमल है इसके पास हार्ड कैल्केरियस सेल होता है। 48 क्वेश्चन है डैश एसिड इज यूज्ड टू द प्रोडक्शन ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स के प्रोडक्शन में कौन सा एसिड यूज होता है? तो विटामिन के प्रोडक्शन में लैक्टिक एसिड यूज होते हैं। विटामिन के प्रोडक्शन में लैक्टिक एसिड यूज होते हैं। नाउअडेज डैश आर यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया एंड ट्रीटमेंट ऑफ पोल्ट्री आल्सो। कौन सी चीजें डायरिया और पोल्ट्री के लिए यूज होती हैं? तो प्रोबायोटिक्स यूज की जाती हैं। कौन सी चीजें यूज की जाती हैं? प्रोबायोटिक्स यूज की जाती हैं। 50th क्वेश्चन कह रहा है कि योगर्ट इज अ मिल्क प्रोडक्ट प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ डैश। योगर्ट जो होते हैं एक मिल्क प्रोडक्ट है जो इनमें से कौन से बैक्टीरिया से वो हेल्प के द्वारा वो बनाए जाते हैं? तो योगर्ट जो दही है वो लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया के हेल्प से बनाए जाते हैं। 51 क्वेश्चन है डैश इज अ पावरफुल एंटीबायोटिक अगेंस्ट ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस के इलाज के लिए कौन सा इसमें एंटीबायोटिक यूज होता है? तो रिफ्रामाइसिन यूज होता है। टीबी के इलाज के लिए रिफ्रामाइसिन नाम का एंटीबायोटिक यूज किया जाता है। 52nd क्वेश्चन है डैश इज यूज्ड इन द कॉमर्शियल बेकरी इंडस्ट्रीज। इसमें से कौन सी कॉमर्शियल बेकरी इंडस्ट्रीज में यूज की जाती है? तो कंप्रेस्ड ईस्ट, एल्गी, बैक्टीरिया या माइक्रोब्स। तो बैक्टीरिया यूज की जाती है।
आजकल मॉडर्न बेकरी में, कमर्शियल बेकरी में बैक्टीरियाज यूज किए जाते हैं। 53rd क्वेश्चन है, डैश इज द सब्सटेंस ऑब्टेन बाय माइक्रोबियल प्रोसेसिंग दैट रोल्स एज आर्टिफिशियल स्वीटनर। इनमें से जो माइक्रोबियल प्रोसेस है, इनमें से किस चीज का, जो कि बनाते हैं क्या, आर्टिफिशियल शुगर बनाते हैं, तो ये जाइलीटॉल होते हैं। कौन सी चीज है, जाइलीटॉल, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के रूप में यूज किए जाते हैं। 54th क्वेश्चन है, एट द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट द ऑर्गेनिज्म इज इन द फॉर्म ऑफ मास ऑफ अ सेल विच आर ऑलमोस्ट अलाइक, दोज आर कॉल्ड। तो जो अर्ली स्टेज था, तो जो अर्ली स्टेज थे, स्टेज डेवलपमेंट के अर्ली स्टेज में जो मास ऑफ सेल होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं स्टेम सेल। उनको क्या कहते हैं, स्टेम सेल कहते हैं। 55th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में कौन सा चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में डोनर, जब डोनर मिलेगा तभी आपको ऑर्गन मिलेगा, डोनर नहीं तो ऑर्गन नहीं। 57 क्वेश्चन है, द डिजीज रिलेटेड विद द सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन। कौन सी डिजीज इंसुलिन के बनने के ऊपर वो डिपेंड होता है, वो डायबिटीज। अगर इंसुलिन नहीं बना तो हमें आपको क्या हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है। तो ट्रांसजेनिक रॉ पोटैटोज जनरेट द इम्यूनिटी अगेंस्ट, जो ट्रांसजेनिक रॉ पोटैटो वो कोलेरा के खिलाफ जो होता है वो इम्यूनिटी रेजिस्ट करता है, इम्यूनिटी बनाता है कोलेरा के। 59 क्वेश्चन है, डैश हैव वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन इन द ग्रीन रिवोल्यूशन इन यूएसए। ग्रीन रिवोल्यूशन यूएसए के कौन सा ऐसा आदमी है, तो ये है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने ग्रीन रिवोल्यूशन, अमेरिका के ग्रीन रिवोल्यूशन में बहुत बड़ा योगदान किया था। 60th क्वेश्चन है, मेथड लाइक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट आर मेनली यूज्ड फॉर, तो जो एनिमल हस्बेंड्री के लिए ये यूज किए जाते हैं, एनिमल में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो होते हैं वो एनिमल हस्बेंड्री के लिए यूज किए जाते हैं। 61st क्वेश्चन है, इन द रिवोल्यूशनरी डैश इज द रिवोल्यूशनरी इवेंट इन बायोटेक्नोलॉजी आफ्टर क्लोनिंग। तो स्टेम सेल रिसर्च जो होता है वो सबसे बड़ा क्रांतिकारी खोज है इस समय का बायोटेक्नोलॉजी में। स्टेम सेल जो होते हैं ये सबसे बड़े खोज है। 62nd है, बायोटेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड द टॉक्सिन विच इज फेटल फॉर डैश, which is fatal for dash was produced in leaves and balls of cotton। ठीक है ना, तो बायोटेक्नोलॉजी किसके लिए जो होते हैं वो टॉक्सिन बनाते हैं, तो ये जो बॉल वॉर्म होते हैं, ये कॉटन पे ये कीड़ा लगता है जो कि कॉटन की फसल को नष्ट कर देता है, उसको बॉल वॉर्म कहते हैं, उसके अगेंस्ट में वो काम करता है। सेल डैश स्टार्ट फ्रॉम 14th डे ऑफ कंसेप्शन, तो सेल डिफरेंशिएशन, सेल 14 दिन गर्भ में आने के बाद जो सेल डिफरेंशिएशन होते हैं वो 14वें दिन से स्टार्ट होते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनकरेज डैश फॉर एम्पावरिंग द प्रोडक्टिविटी बाय लॉन्चिंग द प्रोग्राम NKG 16। तो एक्वा कल्चर कौन सी चीज के लिए, एक्वा कल्चर के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। 65th क्वेश्चन है, डैश आर प्रेजेंट इन द अम्बिलिकल कॉर्ड बाय विच द फीटस आर ज्वाइंट टू द यूटेरस ऑफ मदर। तो इसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं अम्बिलिकल कार्ड में, तो अम्बिलिकल कार्ड में स्टेम सेल प्रेजेंट रहते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बीइंग के लिए। 66th क्वेश्चन है, फॉर द पर्पज ऑफ प्रिजर्वेशन स्टेम सेल सैंपल्स आर केप्ट इन। तो स्टेम सेल को के सैंपल को हम किस में रखते हैं, तो लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर स्टेम सेल के सैंपल्स को हम रखते हैं ताकि वो खराब ना हो, लिक्विड नाइट्रोजन। फेनिल कीटोन्यूरिया एराइज ड्यू टू द जेनेटिक चेंजेस इन, कौन से सेल में जेनेटिक चेंजेस में कीटोन फेनिल कीटोनेरिया वो एराइज होती है बीमारी, तो लीवर में जेनेटिकल चेंज हो जाता है, तो ये बीमारी होने की संभावना होती है। 68 क्वेश्चन है,
कि ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर। तो बायो फर्टिलाइजर के रूप में इनमें से दे रखा है कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज होता है। तो बायो फर्टिलाइजर नॉस्टॉक, इनमें तो नॉस्टॉक होता है, और भी होते हैं राइजोबियम, एस्टोबैक्टर, एनाबेना भी होते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे नॉस्टॉक ही है तो हम इसको ही डार्क करेंगे। 69 क्वेश्चन है, एल्कोहल कंजम्पशन मेनली अफेक्ट डैश सिस्टम। तो एल्कोहल कंजम्पशन जो होता है वो हमारे किस सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है? हमारे नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है दारू का पीना, एल्कोहल का कंजम्पशन। 70th क्वेश्चन है, लाफ्टर क्लब इज अ रेमेडी टू ड्राइव अवे। लाफ्टर क्लब जो होते हैं वो किसको हटाने के लिए रेमेडी होते हैं, उपाय हैं? तो तनाव को दूर करने, स्ट्रेस को दूर करने के लिए लाफ्टर क्लब स्थापित किए जाते हैं। 71st क्वेश्चन है, डैश हेल्प टू इंप्रूव कंसंट्रेशन इन द स्टडी। इसमें से कौन सी चीज है जो हमारे पढ़ाई में कंसंट्रेशन वो बढ़ा सकती है? ये जो हमारा मेडिटेशन है, मेडिटेशन भी बढ़ा सकती है स्टडी में, और दूसरी चीज क्या है, स्पोर्ट्स भी हमारी स्टडी में कंसंट्रेशन को बढ़ा सकती है। 72 नंबर क्वेश्चन है, इन डैश इन्फ्लुएंस इन स्ट्रॉन्गर केस ऑफ एडोलसेंट। एडोलसेंस में यानी जो टीनेजर्स हैं उनमें कौन सी चीजें ज्यादा इफेक्ट करती हैं? तो वो पीयर ग्रुप, जो उनके साथ वाले बच्चों का ग्रुप है, वही बच्चों को ज्यादा प्रभावित करते हैं, उनके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। 73rd क्वेश्चन है, आवर डैश हैज बीन चेंज टू सम एक्सटेंट इन द एज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो हमारी क्या चीज चेंज हो गई? हमारी पूरी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है आजकल टेक्नोलॉजी के बढ़ते युग में। हॉबी लाइक डैश पेट एनिमल्स हेल्प्स टू क्रिएट पॉजिटिव माइंडसेट। हॉबी ऑफ रियरिंग, पशुओं को घुमाना, पशुओं को टहलाना, पशुओं को चराना जो होता है वो पॉजिटिव माइंड सेट को बनाता है। 75th क्वेश्चन है, कंटिन्यूअस कंजम्पशन ऑफ डैश सब्सटेंस कॉज कार्सियोजेनिक स्पेशली इन द माउथ। तो क्या है? टोबैको लाइक चीजों को अगर हम लगातार खाते हैं तो हमारे माउथ वगैरह में कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है। एल्कोहलिक पर्सन लैक द रेशनल थिंकिंग, वो सही चीजों को ठीक ढंग से सोच नहीं सकते हैं। 77 क्वेश्चन है, में डैश में एराइज ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फोन। तो मोबाइल फोन के कारण कौन सी चीजें एराइज हो सकती हैं? तो इनमें से देखिए, हेडेक भी हो सकता है, प्रॉब्लम विजन में भी हो सकता है, ज्वाइंट पेन हो सकता है, मतलब ये सारी चीजें हमारी संभव हो सकती हैं। ठीक है ना, हेडेक भी होता है, देखने में प्रॉब्लम हो सकती है, ज्वाइंट पेन भी हो सकता है। लिकर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, लिकर हम किससे बनाते हैं? तो लिकर हम अल्कोहल से बना, शराब किससे बनती है? अल्कोहल से बनती है। सलाम बॉम्बे मुंबई फाउंडेशन रून्स प्रोग्राम फॉर एजुकेशन। सलाम बॉम्बे प्रोग्राम जो है वो एजुकेशन के लिए ये बनाई जाती है। तो इस तरह से हमने देखा, हमने 79 क्वेश्चंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में बताया।